Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You don't have to shout to answer, first of all. Okay, so if you have any problem in yesterday's topic, in last class topic, you can ask me. किसी को कोई दिक्कत आई है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं. किसी को कोई दिक्कत नहीं है? No, ma'am. मैम ओके, तो फिर आगे पढ़ते हैं. हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट कर दिया था लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, जिसमें हमने बताया था कि क्या क्या यहाँ पे टोपोग्राफी है, क्या क्लाइमेट है, क्या सॉइल टाइप्स हैं, अलग अलग तरह की क्या क्या मिट्टियाँ होती हैं यहाँ पर, किस डेंसिटी में लोग बाग कौन से एरिया में ज्यादा रह रहे हैं, कहाँ पर टेक्नोलॉजी ज्यादा है, ठीक है, कहाँ का कैसा कल्चर है. इस तरह का सारा इंट्रो मैंने आपको दिया था. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और मैंने ये बोला था इसको मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इस पे अधिकतर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो बन सकता है. ठीक है, फिर उसके बाद में लैंड यूज डेटा जो है वो हमारे पास में सिर्फ 93% ही है, क्योंकि कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जो जिसका हम सर्वे नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो या तो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं या चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज्ड. अब जो परमानेंट जगह है हमारे पास में वो भी क्या हो गई है, परमानेंट पेस्चर जहाँ पे अधिकतर ये ग्रेजिंग वगैरह कराई जाती है वो भी कहीं ना कहीं से डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है. ठीक है, ओके. How are we able to feed our huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it? अब जब ये परमानेंट pasture land जहाँ पे हमें अपने लाइफ स्टॉक को चराने के लिए या उनको फीड कराने के लिए जो जगह थी वो भी अब कम हो गई है, तो हमारा जो इतनी अच्छी पॉपुलेशन है कैटल की, यानी कि जो जानवर हैं उनकी इतनी अच्छी पॉपुलेशन है, वो कैसे कौन सी जगह पे जाकर के खाएंगे और कैसे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, अब ये क्वेश्चन उठता है. मोस्ट ऑफ the other than the current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high. अब अधिकतर ऐसे जो लैंड है, जो बाकी करंट फैलो लैंड है उसके अलावा जो जगह है वो या तो बहुत ही खराब क्वालिटी के हैं या फिर जो है वहां पे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन यानी कि घास उगाने के लिए या वहां पे खेती बाड़ी करने के लिए, मतलब या कुछ घास सिंपली जो जानवरों को चराने के लिए होती है उसको उगाने के लिए भी बहुत ज्यादा वहां पे अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, हेंस these lands are cultivated once or twice in about 2 or 3 years. इसीलिए ये जो जमीनें हैं यहाँ पर खेती सिर्फ या तो एक बार या दो बार ही होती है, वो भी 3 साल के अंदर. मार्क कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 साल के अंदर एक या दो बार खेती कर रहे हैं ये लोग, इतनी ज्यादा रेट वहाँ की हाई है. ठीक है, and if these are included in the net zone area, then the percentage of net zone area in India comes to about 54% of the total reporting area. अब अगर ये वाले एरियाज जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है वहां पर कुछ किसी भी चीज को उगाने की, वहां पे अगर हम 3 साल में एक या दो या 3 बार जो है कर रहे हैं वहां पर खेती या कुछ घास भी उगा रहे हैं, तो वो एरिया जो है नेट जोन एरिया के अंदर काउंट किया जाता है. ठीक है, इंडिया का परसेंटेज जो है फिर वो 54 बन जाता है. ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ के अंदर? नो मैम. नो मैम. The pattern of net zone area varies greatly from one state to another. अब ये जो पैटर्न है नेट जोन एरिया का, ये पूरी तरह से चेंज हो जाता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट को जब हम कंपेयर करते हैं तब. It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अब ये नेट जोन एरिया जो है अधिकतर उसका काफी ज्यादा हिस्सा जो है वो पंजाब और हरियाणा से लिया जाता है. ठीक है, और इसका 10% हिस्सा जो है वो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से लिया जाता है, क्योंकि वहां पे इतनी खेती नहीं होती है. Forest area in the far lower than the desired 33% of the geographical area as it was outlined in the National Forest Policy 1952. अब क्या हुआ, फॉरेस्ट एरिया जैसे कि हमने ऊपर ये दे रखा है, आपको मैंने बताया था ये जो आपके यहाँ पे पाई चार्ट दे रखे हैं दो, इसके अंदर जो हमारा 1960 से 61 का जो फॉरेस्ट एरिया था, तो ये फॉरेस्ट एरिया जो है वो हमारे
ब्लू से दिखाया गया है, तो वो था 18.11%। और फिर उसके बाद में 2014 से 15 का जो डेटा हमारे पास में, उसमें ये बढ़ करके हो गया है 23.3%। अब यहाँ पे जो चीज हमें बोली जा रही है, डिजायर्ड, यानी कि उनकी इच्छा है कि ये 33% हो जाए जोग्राफिकल एरिया का। यानी कि अभी हमारे पास में सिर्फ 23% ही हुआ है, हमने इतना इम्प्रूव किया है, अभी इसको और आगे इम्प्रूव करना है। ठीक है, क्योंकि और ये किसके अकॉर्डिंग करना है, ये जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई थी इन्होंने 1952 के अंदर, उसके अनुसार हमें ये 33% तक पहुंचाना है। ठीक है, इसको मार्क कर लेना। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। अब ऐसा क्यों किया गया था, क्यों ये बोला गया था 1952 के अंदर जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी, उसके अंदर ऐसा क्यों बोला गया था कि 33% होना चाहिए हमारे पास में फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि ये हमें मेंटेन जो करना है इकोलॉजिकल बैलेंस, उसके लिए बोला गया था कि भाई अगर आपको अपना बैलेंस बना के चलना है एनवायरमेंट के अंदर, तो इतना तो होना ही चाहिए। The livelihood of millions of people who live in the fringes of these forests depends upon it. अब ये लाइवलीहुड जो है कई सारे लोगों का, जो जीवनी है कई लाखों लोगों की, वो बेसिकली किस पर डिपेंड करती है, जो इन फॉरेस्ट के किनारों पर रहते हैं। ठीक है, या फॉरेस्ट के जो आउटकम होता है, जो यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा है, उससे जो अपनी जीवन की वो चला रहे हैं, अलग अलग उनके काम है, उससे रिलेटेड। कुछ लोग लकड़ी लेकर के आ रहे हैं, तो लकड़ी लेकर के वो अपना फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर का काम कर रहे हैं, या वहां से कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या कोई ऐसे पर्टिकुलर लीव्स हैं, अलग अलग चीजें होती है, वैरायटी होती है चीजों की, तो उन पे बेस्ड उनका जीवन चल रहा है। यानी उनकी वो ही जीवनी है जिससे उनके घर में खाने पीने की चीजें वो ला पा रहे हैं बेच करके, इस तरीके से। तो वो एक हिस्सा है बेसिकली फॉरेस्ट का, जो जिस पर ये मैम डिपेंड करते हैं। यस मैम, ये कपिल गुलबानी मैम बार बार मैसेज करके मैम डिस्टर्ब कर रहा है मैम। ओके, तो फ्रिंजेस यानी कि जो फॉरेस्ट के चीजें मिलती हैं, बेसिकली वहां पे जो रॉ मटेरियल मिल रहा है, उसके बेसिकली जो हिस्सा है फॉरेस्ट का छोटा छोटा, उससे उस पर डिपेंड करती है इनकी लाइवलीहुड। A part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural uses. अब हिस्सा जो है जमीन का वो कहलाता है वेस्टलैंड, और कुछ हिस्सा जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए होता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। वेस्टलैंड इंक्लूड्स, और वेस्टलैंड के अंदर कौन सा हिस्सा आता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, वो है रॉकी, एरिड एंड डिजर्ट एरियाज। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इंक्लूड सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। इस चीज को आप लोग मार्क कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली ये बताया गया है, वो हिस्सा वेस्टलैंड जो कहलाता है उसके अंदर आता है रॉकी, एरिड और डेजर्ट एरियाज। और वो हिस्सा जहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वाली चीजें होती हैं, यानी कि यहाँ पे घर बने हुए हैं, रोड्स बने हुए हैं, रेलवेज बने हुए हैं, इंडस्ट्रीज बनी हुई है, ये सारा एरिया कहलाता है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, समझ में आया किसी को अभी तक कोई, अभी कोई दिक्कत अभी तक जो भी पढ़ाया है उसमें? नो मैम। नो Okay. मैम। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. अब continuous लगातार यूज करना हमारे जमीन का, ठीक है, और काफी समय से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम अप्रोप्रिएट मेजर्स भी नहीं ले रहे हैं, यानी हमें जो उसको सेफगार्ड करने के लिए चीजें करनी चाहिए थी वो भी हमने नहीं करी है। ठीक है, कंजर्व करने के लिए या मैनेज करने के लिए, तो उसके कारण क्या हो रहा है, हमारे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी लैंड की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे खराब हो रही है। This in turn has serious repercussions on society and the environment, और इसी के कारण हमारे समाज पर और हमारे एनवायरमेंट पर इसके बहुत गलत जो है असर पड़ रहा है। ठीक है, ऑब्वियस की बात है, जब आपको बोला जाए कि आपने ये चीजें आपको एक सो एंड सो लैंड दिया है और आप उसका यूज कर रहे हैं, उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है धीरे धीरे, उसकी जो बाकी क्वालिटीज हैं, अगर उसमें अगर आप सपोज एग्रीकल्चर कर रहे हैं उस लैंड पर, तब तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आप कहीं पे माइनिंग कर रहे हैं और जरूरत से ज्यादा आपने एक्सकेवेशन कर लिया, वहां से चीजें निकाल ली हैं, तो धीरे धीरे उसके मिनरल्स भी खत्म हो जाएंगे, तो इस तरीके से उसकी क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है। और इसका एक बहुत ही अनप्लीजेंट इफेक्ट जो है हमारी सोसाइटी और हमारे एनवायरमेंट पे पड़ता है। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। टॉपिक का नाम मैं वापस बोल देती हूँ, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। ये कंप्लीट हो गया है, किसी को कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। यस मैम।
ओके, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, जैसे कि आपको बताया गया है इसमें कि किस तरीके से हमारा लैंड जो है खराब हो रहा है, आप हेडिंग से ही समझ पा रहे होंगे, और किस तरीके से हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए उसको सेफगार्ड करने के लिए। We have shared our land with the past generations and will have to do so with the future generations too. हमने हमारी जमीन जो है वो पहले पास्ट में जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके साथ में भी शेयर करी है, आज हम यूज कर रहे हैं, और आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस होंगी वो उनके साथ भी हम यही जमीन जो है यूज करेंगे। 95% of our basic needs for food, shelter, clothing are obtained from the land. अब 95% जो है वो हमारी बाकी बेसिक चीजें जो है, जैसे कि हमारा खाना हुआ, हमारा शेल्टर हुआ, हमारी क्लोथिंग यानी हमारे कपड़े हुए, वो सब हमें लैंड से ही मिल रहा है। Human activities have not only brought about degradation of land, but also have aggregated the pace of natural forces to cause damage to the land. अब आप लोगों ने अधिकतर सुना होगा कहते हुए कि ये एक इनफॉर्मल तरीके से आपने घर में सुना होगा कि भाई आप जरूरत से ज्यादा नेचर का जब खिलवाड़ कर देते हो या उसका ओवर यूज कर लेते हो, तो वो अपने ही तरीके से चीजों को रिकवर करने की कोशिश करता है। ठीक है, वहाँ यहाँ पे भी वही चीज बोली जा रही है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो सिर्फ हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लैंड ही खराब नहीं हुआ है, इसके साथ साथ हमारी जो नेचुरल फोर्सेस हैं, यानी कि जो हमारी नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, जो डैमेजेस होते हैं हमारे लैंड को, वो भी इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। कहीं ना कहीं उसका रीजन भी हमारी एक्टिविटीज ही है। एग्रीवेटेड द पेस, स्पीड बहुत बढ़ गई है उनकी। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज deforestation, overgrazing, mining and quarrying to have contributed significantly in land degradation. कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो हमारे इसको नष्ट कर रही है, ठीक है। इसके अंदर आता है सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन? Disappearing of forest. Disappearing of forest. Okay. Cutting of trees. Very good. Who said this? Cutting of trees? Ma'am, Chandni. Okay. Good, Chandni. The basic meaning of this word, disappearing of forest is good, but deforestation के अंदर जब हम जरूरत से ज्यादा पेड़ काट देते हैं तब होता है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो एक तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज, अब ह्यूमंस क्यों कर रहे हैं ऐसा, डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो ये अपने नए सेटलमेंट्स लगाने के लिए फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं। और भी कई सारे रीजन हैं, जब ये ह्यूमंस बढ़ रहे हैं और एनिमल्स भी जो है उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो ओवर ग्रेजिंग भी हो रही है, माइनिंग भी हो रही है। माइनिंग में ये अपने हिसाब से जो है उनका बार बार अलग अलग जगह पे माइनिंग करने लग जाते हैं, और प्रॉपर जितनी करनी चाहिए उससे ज्यादा उसका ओवर यूज हो रहा है, तो इस वजह से भी हो रहा है ये। देन वी हैव क्वेयरिंग, यानी कि हम जरूरत से ज्यादा चीजें निकाल रहे हैं। जैसे आपने माइनिंग एंड क्वेयरिंग, ये हैंड इन हैंड चलते हैं। उसी तरीके से हम मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स का भी ज्यादा यूज करने के चक्कर में, क्योंकि अब डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई तो हमारे पास में लिमिटेड ही है, तो उसकी वजह से हमारी ये डैमेज हो रहा है लैंड को, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन इसकी वजह से हो रहा है। Mining sites are abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening. अब क्या होता है, माइनिंग साइट्स जहाँ पर ये माइनिंग की जाती है उनको खाली छोड़ दिया जाता है जब ये पूरा एक्सकवेशन का काम खत्म हो जाता है वहाँ पे, यानी सब कुछ उन्होंने वहाँ पे जितना भी मिनरल था वो सब निकाल दिया, ठीक है। उसको खाली कर दिया, बिल्कुल पहाड़ को काट करके, या उसके अंदर पूरा जितना भी इनका प्रोसेस था वो पूरा कंप्लीट करके उसको अबैंडन कर दिया, यानी कि बिल्कुल खाली छोड़ दिया। तो वो क्या दर्शाता है, एक स्कार की तरह दिखता है, यानी कि एक निशान की तरह, एक हद्दे उसकी तरह दिखता है, जो दर्शाता है कि हमने अपने एनवायरनमेंट के अंदर एक जगह पे बेसिकली ये सब किया और उसको अब अबैंडन कर दिया, बिल्कुल खाली छोड़ दिया। ओवर बर्डनिंग की वजह से वहां पर उसका ओवर यूज हो गया, इसलिए वो अब एक खाली एक निशान की जगह ह्यूमन एक्टिविटी का एक एग्जाम्पल, एक प्रूफ की तरह कि देखो ह्यूमंस जो है अपना इस्तेमाल करके चीजों को कैसे छोड़ देते हैं। In states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, deforestation due to mining have caused severe land degradation. अब यहाँ पर जो एरियाज हैं, अच्छा आप इसको मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपसे स्टेट्स पूछी जाती हैं कि कहाँ पर डिफॉरेस्टेशन, बेसिकली कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हुआ है या माइनिंग की वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, तो उसमें आपके नाम आएंगे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन भी हुआ है और माइनिंग जो है उसके कारण भी वहां पे लैंड डिग्रेडेशन ज्यादा हुआ है, ठीक है।
In states like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra, overgrazing is one of the main reasons for the land degradation. अब वो states जहाँ पे overgrazing की वजह से land degradation हुआ है वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का नाम ऊपर भी आ रहा है डिफॉरेस्टेशन वाली और माइनिंग वाली इसमें, और साथ साथ ओवरग्रेजिंग वाली इसमें भी आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। In the states of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, and over irrigation is responsible for land degradation due to waterlogging, leading to increase in salinity and alkalinity in the soil. अब क्या है जो बाकी जगह हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश में, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो हरियाणा और पंजाब में क्या हो रहा है, ओवर इरिगेशन हो रहा है। ओवर इरिगेशन एज इन कोई बता सकता है ओवर इरिगेशन क्या होता है? एनीबॉडी? मैम लैंड को जितना वाटर चाहिए उससे ज्यादा दे रहे हैं। ओके, एनीबॉडी एल्स? नाइस ट्राई, गुड। सिंचाई को ज्यादा करना। किसको ज्यादा करना? प्लीज रिपीट, आपकी आवाज नहीं आई थी। मैम ग्राउंड वाटर को ज्यादा यूज करना। ओके, नाइस ट्राई एवरीवन। ओवर इरिगेशन यानी कि जरूरत से ज्यादा वहां पे बहुत ज्यादा ही खेती बाड़ी की जाए, ठीक है, तो उससे भी लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। नो डाउट यहाँ की जो सॉइल है वो काफी फर्टाइल है, लेकिन ये भी एक रीजन है कि यहाँ पे इरिगेशन ज्यादा कर रहे हैं ये लोग, तो उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेड हो रहा है। अब इसके अंदर यहाँ पे रीजन है वाटर लॉगिंग, जिसकी वजह से सैलिनिटी और अल्कलिनिटी जो है सॉइल के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वाटर लॉगिंग क्या है? एक सिचुएशन होती है जिसमें पानी जो है वो सेचुरेट हो जाता है बिल्कुल सॉइल में से, ठीक है, और सॉइल जो है उसको एक तरीके से बोला जाता है कि ये वाटर लॉग्ड हो गई है, और वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में सैलिनिटी हो जाती है, अल्कलिनिटी हो जाती है, सॉइल का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड calcite and soapstone for ceramic industry generate the huge quantity of dust in the atmosphere. अब आपने देखा होगा कि मिनरल प्रोसेस जो होती है ना, मिनरल प्रोसेसिंग जहाँ से मिनरल्स निकाले जाते हैं, उसमें लाइमस्टोन हुआ जैसे सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, तो वहां पे उसको ग्राइंड करके निकाला जाता है। कैल्साइट हुआ, सोपस्टोन हुआ, सेरेमिक इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली जब भी काम होता है तो वहां पे जब ये पत्थर कटते हैं, निकाले जाते हैं, इनकी ग्राइंडिंग की जाती है, तो वहां पे बहुत डस्ट उड़ती है। उससे भी जब इतनी डस्ट उड़ती है एटमॉस्फेयर में तो उससे भी काफी चीजें खराब होती हैं। It retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land. ये क्या करती है, ये क्या खराब करती है? वो जो प्रोसेस होता है हमारा इन्फिल्ट्रेशन का, ठीक है, पानी जब इन्फिल्ट्रेट होता है सॉइल के अंदर, ठीक है, और नीचे जाकर के वो लैंड पर ग्राउंड वाटर में जब सीप करते हुए जाता है नीचे, तो उसके प्रोसेस को ये खराब करती है। अब इतनी डस्ट उड़ेगी और फिर उसके उड़ने के बाद में एक जगह पर वो सेटल डाउन होगी एटमॉस्फेयर में, कभी ना कभी तो वो सेटल डाउन होगी, तो उससे एक लेयर सी बन जाती है सॉइल के ऊपर, जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन जो है उसमें दिक्कत आती है, जो पानी रिसाव करता हुआ जाता है नीचे उसमें दिक्कत आती है। In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. आपने सुना ही होगा ये बेसिक कि कई सालों से, जब भी रिसेंट साल हमारे हुए हैं, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छे से होने लगा है, तब इंडस्ट्रीज में से निकलने वाला जो वेस्ट होता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारा एक तो वाटर पोल्यूशन हो रहा है हमारे देश के कई हिस्सों में, और साथ ही साथ लैंड पोल्यूशन भी हो रहा है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. मैम Yes. मैम ये जो सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, मैम ये जो पैराग्राफ है ना मैम, ये कंप्लीटेड नहीं है। कंप्लीटेड नहीं है मतलब मैम है ना, ये बुक में तो पूरा दिया हुआ है मैम, शायद इसमें पूरा नहीं दिया हुआ मैम, इसके आगे और भी है। ओके, अब एक पैराग्राफ और है। There are many ways to solve the problems of land degradation. यहाँ पे कई सारे तरीके हैं जिससे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पहली है एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ grazing can help to some extent. एफॉरेस्टेशन यानी कि हम जरूरत से खूब अच्छे से पेड़ लगाएं और ज्यादा, उससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और प्रॉपर मैनेजमेंट के तरीके से, यानी प्रॉपर मैनेज करके ही ग्रेजिंग करवाएं, ऐसे नहीं ओवर ग्रेजिंग हो जाए, उससे काफी हद तक हम इसकी हेल्प, इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। Then we have planting of shelter belts of plants, control on overgrazing,
Stabilization of sand dunes by growing thorny bushes are some of the methods to check land degradation in arid areas. अब हम शेल्टर बेल्स जो है प्लांट्स की वो लगा सकते हैं, प्लांट्स खूब सारे लगा सकते हैं जिससे हमारी ओवर ग्रेजिंग जो है वो कंट्रोल हो। हम सैंड ड्यून्स जो शिफ्ट होते हैं उनके लिए सैंड थॉर्नी बुशेस लगा सकते हैं जिससे वो उड़ करके इधर उधर शिफ्ट नहीं हो और उससे जो बाकी एरिया है उस पर असर नहीं पड़े। इस तरीके से हम डिग्रेडेशन सुधार सकते हैं एरिड एरियाज के अंदर। अब ये वाली चीज जो है आपको समझ में नहीं आई होगी ये कैसे हो रही है। होता क्या है, जब डेजर्ट एरिया होता है ना, तो बेसिकली वहां पर जब हवा चलती है तो वो शिफ्ट होता है, सैंड ड्यून्स शिफ्ट होते जाते हैं। आपको एक एग्जांपल मैं इसका देना चाहूंगी कि ये जो हमारा पुष्कर घाटी है, इसके जितने भी अरावली रेंजेस में जितने भी इसके पहाड़ आते हैं, एक बोला गया था कुछ समय पहले कि यहाँ पर इसको काट करके प्रॉपरली और यहाँ से रास्ता जो है वो स्ट्रेटली निकालना था। तब जो ये इकोलॉजिकल बैलेंस वाले लोग जो थे उन्होंने साफ इनको बोला कि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो डेजर्ट एरिया है वो धीरे धीरे शिफ्ट होता हुआ यहाँ अजमेर तक पहुंच जाएगा। तो अगर आप सीधे, क्योंकि पहाड़ उनको रोक करके रखते हैं, जब हवाएं चलती हैं और मिट्टी उड़ती है, सैंड उड़ती है, तो वो शिफ्ट होती है। अब पहाड़ से टकरा करके वो वहीं रुक जाती है, उससे इधर शिफ्ट नहीं हो पा रहे अजमेर की तरफ। तो ये भी एक तरीका है। यहाँ पे तो पहाड़ है लेकिन यहाँ पे बेसिकली इसको सुधारने के लिए क्या, थॉर्नी बुशेस जो है वो उगाए जाएं, कांटीले जो झाड़ियां होती हैं वो अगर उगाई जाएं तो ये आगे जाकर के एरिड एरियाज जो है वो और एक्सटेंड नहीं होते हैं। ठीक है। Proper management of wastelands, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents waste after treatment can reduce land water degradation in industrial and suburban areas. बाकी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए वेस्टलैंड्स का, माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करनी चाहिए, प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल होना चाहिए, जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलते हैं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए जिससे वो हमारे लैंड को नुकसान नहीं पहुंचाए और हमारे पानी को नुकसान नहीं पहुंचाए, सब अर्बन एरियाज में भी और इंडस्ट्रियल एरियाज में भी। ठीक है, समझ में आया? हम इसको कल अच्छे से, इस पैराग्राफ को कल और कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास में टाइम कंप्लीट हो गया है। सो हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल and please conjure up your Bye, problems for ma'am. tomorrow's session. We'll solve all your problems in tomorrow's class. Thank you, ma'am. Beta, I will teach you in ma'am. tomorrow's class. Yeah, okay.